तक आपने पढ़ा कि अनंत कैसे अपने साथ गद्दारी करने वालों को मौत के घाट उतार देता है। फिर उसका साथी, दोस्त भाई, उसका सब कुछ साहिल उसे पब में लेकर जाता है, जहां अनंत अपने गुस्से को नमूना एक लड़की के होठों पर छोड़ता है। बारिश में भीग रहे अनंत के पास आकर एक लड़की उसे मदद मांगती है। अब आगे अनंत का चेहरा देखकर ही वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। उनके जाते ही वो लड़की अनंत को छोड़ देती है और दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश करती है। अनंत एक नज़र को उसको देखता है और अपना कोट उतारकर उसके ऊपर फेंकते हुए, पहन लो इसे। वो लड़की जल्दी से कोट पहन लेती है। बारिश अब पहले से हल्की हो गई थी, लेकिन रुकी नहीं थी। अनंत एक सिगरेट जलाकर होठों पर रखते हुए अपनी गहरी नजरें उस लड़की पर डालता है, जो कि अपना सर झुकाकर खड़ी थी। अनंत सिगरेट के कस भरते हुए, नाम वो लड़की आरजू। अनंत एक हाथ से उसके कमर पर पकड़कर अपने करीब कर लेता है। डर जाती है आरजू। अनंत उसकी कमर पर अपना हाथ कसते हुए, किसने भेजा है तुम्हें? आरजू हैरानी से, जी। अनंत उसकी कमर पर और भी कसाव बढ़ाते हुए, मैंने पूछा किसने भेजा है तुम्हें? वो इतनी जोर से उसकी कमर को दबा रहा था कि दर्द के मारे आंसू आ गए थे उसके। वो दर्द से कहराते हुए, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। अनंत एक झटके से उसे और भी करीब करते हुए, दर्द देना तो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। आरजू बहुत डर गई थी। डर के मारे उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। होंठ कांपते रहे थे उसके। अनंत की नज़र उसके कप टपकाते गुलाबी होठों पर पड़ती है। वो उसके होठों पर झुकने लगता है। आरजू कसकर अपने आंखें बंद करते हुए, अगर ऐसा ही करना था तो उन लोगों से क्यों बचाया? वो आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए थे उसके। अनंत बीच में ही रुक जाता है और उसका ध्यान उसके आंसुओं पर ज़्यादा है। वो एक झटके से उसे छोड़ देता है। शायद उसे उस पर यकीन हो गया था कि वो किसी की भेजी हुई जासूस नहीं है। आरजू अपनी आंखें खोलती है। अनंत उसकी तरफ पीठ करते हुए, मुंबई की तो लगती नहीं हो तुम, कहाँ से आई हो? आरजू, मेरे माँ बाप नहीं हैं। बचपन में ही वो अनंत के हाथों की मिट्टियाँ कस जाती हैं। मैं गांव में अपनी दादी के पास रहती थी, वो भी नहीं रही। यहाँ मेरे आरजू चाचा चाची रहते हैं, जो मुझे यहाँ लेकर आ गए और मुझे गलत लोगों को भेज। यह कहकर वो रोने लगी। अनंत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। रहते हैं तुम्हारे चाचा चाची? अचानक से उसे गिरने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि आरजू सड़क पर बेहोश पड़ी थी। वो सिगरेट को एक तर आरजू को गली से लिटाकर अपने बगल की पर आ जानी चाहिए, यह कहकर वो बिना साहिल की बात सुने फोन काट देता है। साहिल हैरानी से, लेडी डॉक्टर। कुछ ही देर में अनंत की गाड़ी में एक बड़े से बंगले में अंदर आ जाती हैं। साहिल बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था और एक लेडी डॉक्टर भी सोफे पर बैठी थी। अनंत आरजू को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर आता है। अनंत के साथ किसी लड़की को देखकर साहिल की आंखें फटी ही रह जाती हैं। सब नौकर भी हैरानी से उसे ही देख रहे थे। अनंत अपनी जलती निगाहों उन पर के ऊपर डालता है तो सब जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। अनंत अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए लेडी डॉक्टर को अपने साथ आने का इशारा करता है। साहिल गुस्से से अनंत को देख रहा था। अनंत उसे नज़रअंदाज करके आरजू को अपने कमरे में ले जाकर बेड में लेटा देता है। डॉक्टर उसे देखते हुए, सबसे पहले तो इनके कपड़े चेंज करने होंगे। अनंत अपने
एक जोड़ी कपड़े निकालकर डॉक्टर को देकर खुद कमरे से बाहर चला जाता है। डॉक्टर दरवाज़ा बंद करती है और आरजू के कपड़े बदलती हैं। बाहर साहिल गुस्से से अनंत के पास जाकर, कौन है ये, कहाँ से उठा कर लाया है इसे? अनंत, सड़क पर से। वो उसे पूरी बात बताता है। साहिल, पागल हो गया है तू? उसने तुझे कोई कहानी सुनाई और तू मान गया? तुझे पता है ना किसने कितने दुश्मन हैं तेरे? क्या पता किसने भेजा है, किसने नहीं, कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं, क्या मकसद है उसका? पूरे शहर में वो तेरे से ही क्यों टकराई? अनंत बस उसकी बात शांत से सुन रहा था। साहिल अपनी जगह सही कह रहा था, पर अनंत का दिल नहीं मान रहा था कि आरजू झूठ बोल सकती है। साहिल कुछ और कहता उससे पहले ही डॉक्टर रूम से बाहर आती है और अनंत के पास आकर, देखिए इनकी हालत बहुत ख़राब है, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है और नींद के इंजेक्शन की हेवी डोज भी लगातार दी गई है। तो पेशेंट मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हैं, अभी वो बेहोश हैं, सुबह तक उन्हें होश आ या कहकर डॉक्टर चली जाती है। साहिल गुस्से से, कल सुबह ये लड़की मुझे यहाँ दिखने नहीं चाहिए, समझा तू? यह कहकर वो भी अपने कमरे में चला जाता है। अनंत अपने कमरे में जाता है और नजरें नजरें जाती हैं बिस्तर पर बेहोश पड़ी आरजू पर। अनंत अपने गीले कपड़े निकालकर एक तरफ फेंक देता है और दूसरी कपड़े पहनकर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके कान से साहिल की बात घूम रही थी, पूरे शहर में ये लड़की बस तुझसे ही क्यों टकराई? दूसरी तरफ आरजू की मासूमियत दूसरे दिल में घर कर गई थी। आरजू का वो मासूमियत से बोलना, अगर यही करना था तो उन लोगों से क्यों बचाया? बहुत बेचैन हो गया था वो। कमरे में जाकर वो टेबल पर रखी शराब की बोतल को अपने होठों से लगा लेता है और सोफे पर बैठ जाता है। नजरें बार बार आरजू के मासूम चेहरे पर जा रही थी। पूरी रात वो वहीं सोफे पर बैठा आरजू को देखता रहा। सुबह होते ही और बालकनी से आती हल्के हल्के धूप और आरजू के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका गोरा रंग निखर कर आ रहा। अनंत उठकर वॉशरूम में चला गया था। आरजू की नींद खुलती है, उसका सर अब भी भारी था। वो अपना सर पकड़कर वो उठती है। खुद को एक अनजान जगह पाकर उसको बहुत घबराहट होती है। उसे याद आता है कि वो सड़क पर बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, उसे कुछ याद नहीं। उसका ध्यान जमीन पर पड़े अपने कपड़ों पर जाकर जाता है और पास में पड़े अनंत के कपड़ों पर, और फिर अपने बदन पर किसी मर्द के कपड़ों को देखकर रात को उसके साथ क्या हुआ ये वो खुद ही सोच लेती हैं। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में भर कर रोने लगती हैं। ठीक उसी समय अनंत नहाकर बाहर निकलता है। उसके केवल पैंट पहनी हुई थी, शर्ट नहीं। उसकी नज़र आरजू पर पड़ती है जो रो रही थी। वो उसके पास जाकर, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आरजू चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है और अनंत को देखकर उसे उसकी रात की हरकतें याद आ जाती हैं। उसे लगता है कि अनंत ने उसके साथ अनंत से उसके थोड़ा और पास जाकर, तुम ठीक हो? आरजू गुस्से से एक चाटा रख देती है। उसके गाल पर अनंत के हाथों की मुड़ियां कस जाती हैं। आरजू, शर्म नहीं को कि जिसकी इज्जत बताई उसी के साथ आरजू, मेरे हो बेहोश होने का फ़ायदा। उसकी बात बीच में ही रह जाती है और अनंत भी जोर से एक थप्पड़ मारता है उसको। अनंत, अब रहे किसी के साथ नफरत है मुझे धोखे से और धोखे करने वाले से। वो इतनी तेज चिल्लाता है कि आरजू अंदर तक सह जाती है। अनंत, बिस्तर गर्म करने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है मेरे पास जो मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना पड़े। जितना अनंत गुस्सा कर रहा था उतने ही प्यार और मासूमियत से बोलती है आरजू, तो फिर मेरे कपड़े
पीछे से वही डॉक्टर आते हुए मैंने चेंज किए थे। अनंत आरजू के से पीछे हो जाती है और गुस्से से बाहर चला जाता है। वो डॉक्टर आरजू के पास जाकर, तुम भी गई थी और ठंड से काँप रही थी, फिर मैंने तुम्हारे कपड़े बदले और अपनी नज़रें झुका लेती हैं। उसे अपनी कही बातों पर बहुत अफसोस होता है। डॉक्टर उसको चेक चेक किए, क्या है तुम्हारे? जी आरजू, डॉक्टर कहाँ से आई हो और तुम्हारी बॉडी में नींद के इंजेक्शन? आरजू, वो कुछ लोग मुझे बेचने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं उनकी बात नहीं मानती थी तो वो मुझे इंजेक्शन दे देते थे। डॉक्टर आरजू का अच्छे से चेकअप करने के बाद बाहर जाती हैं, जहां अनंत खड़ा सिगरेट सुगला रहा था। देखिए, उन्हें होश तो आ गया, लेकिन अभी वो फिजिकल और मेंटली बहुत वीक हैं। सबसे पहले तो उन्हें कुछ खिलाइए, जूस वगैरह, और उसके बाद ही दवाइयाँ दीजिए। ओके, अब मैं चलती हूँ। साहिल अपने कमरे से बाहर आकर, कितने टाइम चलेगी अभी तेरी ये समाज सेवा? सुबह हो गई है, उसको बोल यहाँ से चली जाए। यह कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। अनंत सिगरेट के कस भरता हुए किचन में जाता है और नौकर से कमरे में जाकर जूस देकर आओ, और खुद सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगता है, जिसमें फ्रंट न्यूज़ थी, रहस्यमयी मर्डर। ये वही मर्डर था जो किन्नर अनंत ने किया था। और जूस लेकर जाता है और कुछ ही देर में इसे लेकर वापस भी आ जाता है। आरजू का मना करना ही काफ़ी था। अनंत के गुस्से को हवा देने के लिए वो उठता है और जूस लेकर खुद जाता है आरजू के पास। आरजू अभी भी बिस्तर पर लेटी थी। अनंत को देखकर वो उठकर बैठ जाती है। अनंत उसके सामने जूस का गिलास करते हुए, पियो इसे। आरजू सर हिलाकर मना करती हुई, नहीं, पहले आप माफ़ी दो, मैंने आपको हुए गलत समझा, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। अनंत उसकी मासूमियत खोया जा रहा था, लेकिन जल्दी ही वो अपने ख्यालों से बाहर आकर जूस का गिलास ज़बरदस्ती आरजू के होठों से लगा देता है। तब तक नहीं हटाता जब तक कि जूस खत्म ना हो जाए। सारा जूस पिलाने के बाद वो बाहर जाने लगता है। आरजू जल्दी से उठकर उसका हाथ पकड़ लेती हैं। अनंत पीछे मुड़कर देखता है। आरजू, माफ़ कर दीजिए ना, प्लीज़, गलती हो गई। अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो मैं भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो अपने कपड़े आपके कपड़ों के साथ घिरे हुए थे। तो अनंत कुछ नहीं बोलता, बस एक टक आरजू को चेहरा देख रहा था कि तरफ ले रही थी। फिर से बोलता है, अपने दोनों कान अच्छा उठ उकपटाना करने लग जाता है और साथ में माफ़ नहीं करेंगे, मुझे चैन नहीं आएगा। अनंत का ध्यान उसके गाल पर जाता है, जहां उसने चाटा मारा था। उसका गाल लाल हो गया था और अनंत की उंगलियां के निशान छप गए थे। अनंत उसे कंधे से पकड़कर, रुको और आराम करो, यह कहकर वो वहां से जाने लगता है। पीछे से आरजू, तो आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? अनंत बिना उसकी तरफ देखे बाहर चला जाता है। आरजू का चेहरा लटक जाता है। वह चेहरा लटकाकर वहीं बैठ जाती है। अनंत घर से बाहर चला जाता है। तभी साहिल वापस आता है। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है कि उसकी नज़र अनंत के कमरे में बैठी आरजू पर पड़ती है। उसके कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं और आरजू उसे नहीं जानती थी। किसी अनजान को देखकर वो घबरा जाती हैं और एकदम से बोलती हैं, साहिल, रिलैक्स, मैं अनंत का भाई हूँ, जो तुम्हें यहाँ लेकर आया। आरजू मन ही मन में, ओह, तो उनका नाम अनंत है। साहिल, अच्छा लग रहा है ना? आरजू कुछ बोलती ही उससे पहले ही साहिल गुस्से से, अच्छा लग रहा है ना? ये बड़ा बंगला, पीछे घूम
ते नौकर चाकर, यहाँ तक कि अनंत भी तुम्हारे पीछे घूम रहा है। ये मखमली बिस्तर बहुत अच्छा लग रहा है ना? आरजू हैरानी से उसकी तरफ देखती है। साहिल, तुम्हारी झूठी कहानी पर अनंत विश्वास कर सकता है, मैं नहीं। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। पैसों के लिए आई हो ना तुम यहाँ पर, या फिर किसी और मकसद से? आरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साहिल, उसकी तरफ देखना बंद करो ये नाटक, अपना नाटक। वो एक ब्लैक चेक साइन करके उसके मुंह पर मारता है। ये लो और दफा हो जाओ यहाँ से। जितना पैसा चाहिए इसमें भर लेना, लेकिन तुम्हारी ये शक्ल मुझे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। गेट आउट। यह कहकर वो अपने कमरे से चला जाता है। आरजू ज़मीन पर गिरा हुआ चेक उठाती है और उसे टेबल पर रख देती है। उसके बाद वो ज़मीन पर अपने बड़े कपड़े उठाती हैं और काफ़ी हद तक सूख गए थे। वो बाथरूम में जाकर कपड़े बदलती है और अनंत के वापस आने से पहले वहाँ से चली जाती है। तो क्या होगा जब अनंत को पता चलेगा कि आरजू चली गई? क्या मिलेंगे फिर से दोनों, या यहीं तक थी कहानी? कहानी आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि अगली अपडेट आपको सबसे मिले।